सो स्टूडेंट्स, मुझे आपसे मोशन के रिगार्डिंग बात करनी थी। जो हमने पहले मोशन समझा था उससे थोड़ा ज़्यादा आपके सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है, ये मैंने अभी हाल ही में नोटिस किया, तो मैं ये आपको पार्ट 2 में ही दे रहा हूँ। ये चीज़ जो आपको और एक्स्ट्रा बतानी थी मुझे और मैं नहीं बता पाया था, तो बताना ये था कि मोशन और रेस्ट जो टर्म है वो ऑब्जर्वर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जो हमारी वो पहले वाली डेफिनेशन थी वो टाइम वाली, उसका क्या, देखो पहले वही डेफिनेशन निकाली गई थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी स्टडीज़ मोशन के बारे में आगे बढ़ती गई तो हमें पता चला कि हमारा ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है मोशन या रेस्ट। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे लेके बताता हूँ, ये मेरी कार 1 है और ये मेरी कार 2 है और ये मेरा एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर क्या, जो इन गाड़ियों को ऑब्जर्व कर रहा है या किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा है, उसे ऑब्जर्वर कहते हैं। और ऑब्जर्वर को हम लोग रेस्ट पे लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, ये इस वाली गाड़ी को देख रहा है और ये वाला इसको भी देख रहा है। तो इसने जब कार 1 और कार 2 को देखा, इसने क्या देखा, ये कार 1 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये कार 2 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। इसने ये देखा, इस वाले ऑब्जर्वर ने। तो ये गाड़ियों की जो स्पीड है वो किसके रिस्पेक्ट में है, ये इस वाले ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में है, जिसको मैं ऑब्जर्वर 1 कह देता हूँ। ऑब्जर्वर नंबर 1। इस गाड़ी के अंदर एक ऑब्जर्वर बैठा है। ये जो गाड़ी वाइट वाली है कार 1, इसके अंदर भी तो वही कोई तो होगा ही ना, ऑब्जर्वर 1। इस गाड़ी के अंदर वाले बंदे को मैंने ऑब्जर्वर 1 मान लिया और ये कार 2 वाले बंदे को मैंने ऑब्जर्वर 2 मान लिया। ओहो, ऑब्जर्वर 2, ये ऑब्जर्वर 2 है, कार 1 वाले में ऑब्जर्वर 2 है भाई, ऑब्जर्वर 1 तो ये वाला बना लिया था ना, और ये ऑब्जर्वर 3 हो जाएगा फिर। तो कार 2 में हमारा ऑब्जर्वर 3 है और कार 1 में हमारा ऑब्जर्वर नंबर 2 है। अब ऑब्जर्वर 2 अपनी गाड़ी को देख रहा है, तो उसे क्या लगता है, उसे लगता है कि मेरी गाड़ी रेस्ट पे है, नॉट एट ऑल मूविंग। लेकिन जब ऑब्जर्वर 1 देख रहा है ग्राउंड से इसको, उसको क्या दिख रहा है, उसको दिख रहा है ये गाड़ी चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। तो ये गाड़ी एक ऑब्जर्वर के हिसाब से रेस्ट पे है और दूसरे ऑब्जर्वर के हिसाब से मोशन में है, करेक्ट। तो अब हमें पता चल गया है, अब ये इस सिचुएशन से ये चीज़ प्रूफ हो गई कि रेस्ट और मोशन हमारे ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं। अब कार 1 में जो ऑब्जर्वर 2 है वो इस गाड़ी को देखे तो उसे क्या दिखेगा, उसे लगेगा कि ये जो स्पीड है ना 120 किलोमीटर पर आवर की, ये कार 2 स्पीड से नहीं चल रही, ये 120 किलोमीटर पर आवर की से थोड़ी कम स्पीड से चल रही है। ठीक है, इसको कार 1 को जब का जो ऑब्जर्वर है कार 2 को देखेगा तो उसको वेलोसिटी अलग लगेगी इस वाली गाड़ी की। सेम जब ये वाली कार इसको ऑब्जर्व करेगी तो इसे अलग लगेगी इसकी वेलोसिटी, ये वाली नहीं लगेगी, क्योंकि ये वाली वेलोसिटी तो किसके रिस्पेक्ट में हमने बताई थी, ऑब्जर्वर 1 के रिस्पेक्ट में बताई थी जो कि रेस्ट पे है। तो वेलोसिटीज़ क्या होंगी क्या नहीं होंगी, ये चीज़ आप क्लास 11th में सीखेंगे जब आप रिलेटिव मोशन की स्टडी करेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए कि हमारा रेस्ट और मोशन रिलेटिव है, वो ऑब्जर्वर टू ऑब्जर्वर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ कर रहा था, एक ऑब्जर्वर के हिसाब से गाड़ियाँ चल रही हैं, वहीं जो ये गाड़ी के अंदर वाले ऑब्जर्वर हैं उनके लिए उनकी गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। ये चीज़ अभी याद रखिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो मैं आपको ले आया हूँ मोशन के पार्ट 2 में। पार्ट 1 आपने देख लिया होगा, ये हमारा पार्ट 2 है। इसमें आज हम क्या कवर करेंगे वो देख लेते हैं। आज का हमारा गोल है ये सब, ये हमारे टुडेज गोल। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मेजरिंग रेट ऑफ मोशन, स्पीड विद डायरेक्शन और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हम पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारा NCERT का है, इन टेक्स्ट का है। तो क्वेश्चन कह रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पे क्वेश्चन है, ठीक है।
एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव थ्रू अ डिस्टेंस, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। हाँ भाई बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ ही समझाता हूँ। एक जगह है, एक प्लेस है ए, एक प्लेस है बी। हमारा वेंकी ए से बी गया और फिर वापस बी से ए आया। मतलब देख रहे हो ये कितना फ्री है, ऐसे ही घूम रहा है ये इधर से उधर। मतलब अब इसने डिस्टेंस कवर किया है ना। ए और बी के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, तो मतलब इसने डिस्टेंस तो कवर किया है अपने, लेकिन क्या इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है? इसका डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसलिए नहीं हुआ भाई, ये इतना किलोमीटर, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक है, इसीलिए इसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब आ गया होगा आपको समझ ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। मैंने इस क्वेश्चन को समझा दिया है। इस क्वेश्चन में इतना ही था कि डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर, क्या डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा है? इसका जवाब है हाँ, डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट हमारा इसलिए नहीं है क्योंकि वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन हमारी एक है। डिस्टेंस कवर है क्योंकि हम चल रहे हैं, चल के आ रहे हैं, हम वापस भी आए, चले भी और आए भी, और वो हम काउंट करते हैं डिस्टेंस में, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड of side 10 meter in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from the initial position? अब ये कहना चाह रहा है कि सबसे पहले तो एक स्क्वायर फील्ड है ना। चलो कलर बदलते हैं। एक स्क्वायर फील्ड है, ये क्या होगा? हाँ, एक स्क्वायर फील्ड है, इसका साइड है 10 मीटर, ठीक है। और ये क्या कह रहा है? अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब है इसने सारा पेरीमीटर कवर कर लिया है, इसने सारा पेरीमीटर कवर कर लिया है। बाउंड्री का यही मतलब होता है ना भाई, बाउंड्री ये ठीक है, 10 मीटर। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं हमारी, तो इसीलिए सारी साइड 10 मीटर की ही होंगी। और ये क्या कह रहा है? वो पेरीमीटर उसने सारा बाउंड्री कवर कर लिया है इन 40 सेकेंड। पेरीमीटर निकालो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा पेरीमीटर। 40 मीटर उसने कवर किया है हमारा, 40 मीटर कवर्ड इन 40 सेकेंड्स, ठीक है। What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes 20 seconds from his initial position? देखो ये पूछ रहा है कि भाई 2 मिनट 20 सेकेंड तक, है ना, 2 मिनट 20 सेकेंड हो गए हैं, अब उसका डिस्प्लेसमेंट बताओ फार्मर का। 2 मिनट 20 सेकेंड का क्या मतलब है? 120 और 20 140 सेकेंड, 140 सेकेंड्स लिख सकता हूँ ना मैं 2 मिनट 20 सेकेंड को। इसमें कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा उसमें हम निकालेंगे, तो भाई 1 मीटर कवर कर रहा है वो 1 सेकेंड में। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा हो तो देखो ऐसे करते हैं, थोड़ा यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 40 मीटर कवर कर रहा है वो 40 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में वो कितना कर रहा होगा? 40/40, चालीस बटा 40 1 मीटर, तो 1 मीटर वो कवर कर रहा है 1 सेकेंड में। और हमें कितना टाइम दिया हुआ है? हमें कहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट हमें बताओ जब वो 2 मिनट 20 सेकेंड हो गए हैं उसे चलते चलते इनिशियल पोजीशन से। 2 मिनट 20 सेकेंड का क्या मतलब है? 140 सेकेंड, है ना, यही तो मैं बता रहा था। अब वो 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? वो आ जाएगा 1 मीटर इंटू 140, ये हमारा आ जाएगा 140 मीटर, ठीक है ना। मतलब हमारा 140 मीटर कवर हो रहा है डिस्टेंस, कितने में? 140 सेकेंड में। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे कि भाई टोटल रोटेशन, मतलब उसने कितने चक्कर लगाए हैं स्क्वायर फील्ड के चारों तरफ।
भाई बाउंड्री वो ऐसे कवर कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, फिर उसने एक चक्कर लगाया, मतलब वो चक्कर लगा रहा है। अब वो टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस कितने हैं उसका अब हम पता लगाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ रोटेशंस होता है हमारा टोटल डिस्टेंस कवर। डिस्टेंस टोटल कितना कवर हो रहा है, 140 मीटर हो रहा है, डिवाइडेड बाय आवर पेरीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 5 जा मतलब 3.5 राउंड, 3.5 राउंड्स लगा चुका है वो। अब 3.5 राउंड्स कैसे होंगे, अगर मैं इसे ओ मान लूँ, उसने यहाँ से शुरू किया, अपना करना इस पॉइंट से, भाई वो ऐसे ये ओ से गया, 1 2 3 4 एक चक्कर, 1 2 3 4 दूसरा चक्कर, 1 2 3 4 चौथा, तीसरा कंप्लीट चक्कर, अब आधा चक्कर, 1 2 1 और 2, ठीक है। तो वो यहाँ पे है, अब वो फार्मर इस पॉइंट पे है, मैं इसे ए पॉइंट नाम दे देता हूँ, इसे बी कर देते हैं। अब हमसे पूछा है, अब वो हमें पता चल गया है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो फार्मर इस ए पॉइंट पे है। तो अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब हम लाइन ज्वाइन करेंगे, मतलब ये जो मैंने अभी लाइन बनाई ये उस फार्मर का डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और मेरे ख्याल में कितना आ जाएगा अगर हम पाइथागोरस से करें। पाइथागोरस मेरे को नहीं लगता अभी लिखने की ज़रूरत है, वो होता है ए बी स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर में क्या आ जाएगा, इन 10 जा 100, 100 प्लस 100 मतलब ये कुछ 10√2 आ जाएगा ना, 10√2 मीटर। हमने किससे निकाला, पाइथागोरस से। मैं यहाँ साइड में कर भी देता हूँ, देखो √10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, यहाँ 10 बाहर कॉमन आ जाएगा है ना, बचेगा अंदर u2, ये आ गया, ये मैंने रफ में भी कर दिया है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 10√2 मीटर आ गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, पेपर में भी आ सकता है ये। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो अब हमसे डिस्प्लेसमेंट के बारे में पूछ रहा है, क्या सही है। इट कैन नॉट बी ज़ीरो, हो सकता है ज़ीरो, अगर फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम हो तो हो सकता है ज़ीरो, क्यों नहीं हो सकता। हमने पहले क्वेश्चन में भी तो यही किया था, डिस्प्लेसमेंट कैसे ज़ीरो हुआ था, क्योंकि वो ए से बी गया फिर बी से ए आया, मतलब फाइनल और इनिशियल पोजीशन उसकी सेम थी, इसीलिए उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो था। तो ये सरासर गलत है, ये फॉल्स है। इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, वो तो खुद ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, वो डिस्टेंस से कैसे बड़ा हो सकता है। इसका मतलब है इन दोनों में से कोई भी चीज़ सही नहीं है, ये भी फॉल्स ही है स्टेटमेंट। भाई ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, डिस्प्लेसमेंट क्या होएगी, ए टू बी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लेकिन अब ये कुछ ऐसे गया, ये कुछ ऐसा डिस्टेंस हुआ, तो ये तो डिस्टेंस है जो भी ये कवर हो रहा है, ये जो लाइन है ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। आ गया समझ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने मोशन तो समझ लिया था क्या होता है, तो अब हम समझेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। देखो यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि हमारा जो डिस्टेंस होता है ना, जैसे अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ तो ये होती है यूनिफॉर्म मोशन की, इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स equal amount of distance in equal intervals of time, it is uniform motion। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में if an object is covering unequal distance in equal intervals of time, that is non uniform motion। इसे थोड़ा इलस्ट्रेट करके हम जानते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो ये
1 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ का रास्ता, फिर यहाँ से यहाँ का रास्ता भी 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर। लेकिन अब यहाँ मिला के अगर मैं कर दूँ तो ये है 3 किलोमीटर। तो अब मैंने यूनिफॉर्म मोशन के अकॉर्डिंग, मोशन यूनिफॉर्म कब होगा, वो तब होगा जब हमारा जो 1 किलोमीटर है वो भी एक सेम, जैसे एक यार एग्जांपल ही लेते हैं, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आएगा। देखो एक गाड़ी चल रही है, तो वो गाड़ी कुछ 10 मिनट में 1 किलोमीटर कवर करती है, फिर अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर कवर करती है, फिर अगले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर कवर करती है। इट मीन्स कि वो सेम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। और इसका क्या मतलब हुआ, हम ऐसी जब कंडीशन होती है तो उसे बोलते हैं हम यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन। चलो नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझते हैं भाई। 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर ये वाला लंबा हो गया ज़्यादा। देखो अब जो गाड़ी चली उसने क्या किया, उसने पहला जो हमारा 1 किलोमीटर था ना, वो तो उसने किया 10 मिनट में ट्रेवल। दूसरा 1 किलोमीटर उसने किया ट्रेवल हमारे 20 मिनट में, और तीसरे में कमाल हो गया, उसे सिर्फ 4 मिनट ही लगे। मतलब आप देख रहे हो ये तेरा अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो गया। हम इसे दोनों तरीके से कह सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस, या तो इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जरा इसे ना हम अनइक्वल डिस्टेंस वाले तरीके से ही समझते हैं, तो उनमें थोड़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि हमने यूनिफॉर्म मोशन भी वैसे ही समझा था। चलो ये 3 है भाई। अब क्या हो रहा है कि गाड़ी चली और उसने 2 किलोमीटर वो चल गई 10 मिनट में, फिर वो अगला 1 किलोमीटर चली 10 मिनट में, फिर वो सिर्फ 0.5 किलोमीटर ही चल पाई अगले 10 मिनट में। तो यहाँ क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ हो रहा है कि डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं कर रही, वो डिस्टेंस हम देख रहे हैं बदल रहा है। 10 मिनट में पहले तो वो 2 कर रही थी, फिर वो 1 ही कर पाई, फिर वो और कम कर पाई। ऐसा नहीं है वो कम ही होता जा रहा है, फिर क्या पता वो अगले में 4 किलोमीटर कर ले, तो ये ज़रूरी नहीं है। तो हम अब इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ओह शिट, कोई बात नहीं। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? If an object covers equal distances in equal interval of time, then the motion is uniform motion. अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा? An object moving with constant speed। अभी हमने स्पीड वगैरह नहीं समझा है, हम इसे आगे समझेंगे तो आपको ये एग्जाम्पल में फिर से समझा दूंगा। अब आया हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म
motion. If an object covers unequal distances in equal interval of time, then the motion is non-uniform motion. एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद वेरिएबल स्पीड. फिर मैं आपको ये एग्जाम्पल फिर बताऊंगा. ये टॉपिक हमारा पहले था इसलिए हमने ये पहले कर लिया. विद वेरिएबल स्पीड. चलो आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी को. ठीक है, तो बेसिकली जो रेट ऑफ मोशन हम कह रहे थे ना, हमारा जो गोल में लिखा था रेट ऑफ मोशन, उससे हम स्पीड को ही समझेंगे. और स्पीड विद डायरेक्शन हमारी वो वेलोसिटी होती है. तो अभी हम इसको समझते हैं. स्पीड एंड वेलोसिटी. तो अभी जैसे मैं पीछे बात कर रहा था नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, भाई पहले वो कुछ 2 किलोमीटर ही चल रहा था 10 मिनट में, फिर वो 1 किलोमीटर चला, फिर वो 4 किलोमीटर चल गया. तो बेसिकली ये रेट है क्या? ये स्पीड क्या बता रही है? ये स्पीड बता रही है कि कितना तेज कौन चल रहा है. स्पीड हमें क्या बताती है? कौन कितना तेज चल रहा है. स्पीड का मतलब क्या होता है? हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन करें स्पीड का, इसका वो आता है ट्रांसलेशन रफ्तार. तो किसकी बेसिकली ज़्यादा रफ्तार है, स्पीड हमें वो बताती है. कौन ज़्यादा तेज चल रहा है? भाई जो ज़्यादा तेज चलेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस कम टाइम में ट्रेवल करेगा. बात आ रही है समझ? जो कम फास्ट होगा वो कम डिस्टेंस भी ज़्यादा टाइम में ट्रेवल करेगा. तो बेसिकली स्पीड हमें बताती है कौन कितना फास्ट चल रहा है. कैसे? वो ऐसे देखो, स्पीड को हम डिफाइन ही कैसे करते हैं उस चीज़ को अगर हम समझें. स्पीड बेसिकली डिफाइन होती है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम. ठीक है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड. अब आपने एक चीज़ देखा होगा, हम किसी चीज़ का जैसे स्पीड लिखते हैं, अब डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम का आप और अच्छे से मतलब समझते हैं. जैसे 5 किलोमीटर एक ऑब्जेक्ट चलता है हमारा, 5 सेकंड में. तो 1 सेकंड में वो कितना चलेगा? 1 सेकंड में वो कितना चलेगा? 1 सेकंड में वो चलेगा 5 किलोमीटर बाय 5 सेकंड, है ना? अरे 1 सेकंड में वो 1 किलोमीटर ही चल रहा है. तो ये चीज बेसिकली क्या है? मीटर पर सेकंड. ये बेसिकली यही है कि कितना मीटर चला वो 1 सेकंड में. अगर मैं किसी चीज का रफ्तार बोलता हूं 5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है वो 5 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में. कितने सेकंड में? 1 सेकंड में. यूनिट टाइम ही देखना है हमें. टाइम की यूनिट सेकंड होती है. ये यूनिट का मतलब समझ नहीं पाते हैं लोग. ये यूनिट टाइम का मतलब है 1 यूनिट टाइम में देखना है. और 1 यूनिट टाइम कितना होगा? 1 सेकंड होएगा. तो 1 सेकंड में वो 1 किलोमीटर चल रहा है, जो मैंने यहाँ से बताया आपको. और एक ऑब्जेक्ट चल रहा है 5 किलोमीटर पर सेकंड से. तो अब हम इनमें डिफरेंस समझते हैं. अभी मैंने आपको बताया ना कौन कितना तेज चलता है, वो बताती है किसमें कितनी तेजी है. चलो एक चल रहा है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और दूसरा चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से.
भाई इसका मतलब है वो 1 मीटर ट्रेवल कर रहा है इन 1 सेकेंड, और वो 5 मीटर कवर कर रहा है इन 1 सेकेंड। अब बता दो कौन तेज है? भाई 1 सेकेंड में वो 5 मीटर कवर कर गया, और इसने 1 सेकेंड में बस 1 ही मीटर कवर किया। मतलब ये तेज है, ये वाला ऑब्जेक्ट जो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो स्पीड ने हमें बता दिया है कौन तेज है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का, बेसिकली आपको अब समझ आ गया होगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बटा टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बटा टाइम। अब वो डिस्टेंस बटा टाइम भी क्या हुआ भाई, कुछ टी टाइम में, अगर मैं कहूँ कुछ टी टाइम में, ये वही जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था ना, अब मैं थोड़ा उसे अच्छे से बता रहा हूँ। टी टाइम में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एस डिस्टेंस चला, तो 1 सेकेंड में वो कितना चलेगा, एस बाय टी। और यही तो हमारा फॉर्मूला है, यही तो हमारा फॉर्मूला है। आ गया होगा आपको समझ ये फॉर्मूला कैसे आया, है ना। कि 1 सेकेंड का हमें निकालना है, स्पीड तो 1 सेकेंड की होती है ना, तो हमने ये निकाल लिया, इसीलिए ये एस बाय टी आता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर। अब ये एसआई यूनिट का भी खेल समझते हैं, मीटर, और इसकी सेकेंड। अब ये चीज़ डिवाइड में है, इसीलिए हमने इसकी एसआई यूनिट लिख दी मीटर पर सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम ही क्यों होती है, स्पीड का मतलब क्या है, और स्पीड बेसिकली बताती है कौन कितना तेज चल रहा है। और ऐसे आया है ये, है ना। टी टाइम में हमारा एस चला, तो 1 सेकेंड में हमारा एस बाय टी चला, ऐसे है ये। अब क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है। अब वेलोसिटी से पहले एक चीज, स्पीड को चेंज कैसे किया जा सकता है, स्पीड को चेंज कैसे किया जा सकता है। स्पीड जब ही चेंज हो सकती है भाई, इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दो। मैग्नीट्यूड का मतलब उसका वैल्यू चेंज कर दो, या तो तुम डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बढ़ा दो या घटा दो। कि भाई अब जैसे ये भी बदलती है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में कैसे बदलती है, लेकिन अभी के लिए आप ऐसा समझो, अगर स्पीड का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये घट के क्या रह जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड रह जाएगी। एग्जाम्पल लिया है तो हमने, या फिर हो सकता है ये 7 मीटर पर सेकेंड बढ़ के हो जाए। मतलब ये बढ़ सकती है, ये घट सकती है, और इसका हम कैसे बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, इसका हम मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं, इसका हम मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे हैं। चलो अब आती है बात वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी इज ऑल्सो स्पीड। क्या कह रहे हो, हाँ जी सही बात है, वेलोसिटी इज ऑल्सो स्पीड, बट इट इज स्पीड विद डायरेक्शन, इट इज स्पीड विद डायरेक्शन। अच्छा ऐसा है, चलो अगली स्लाइड पे करें क्या, थोड़ा सा इस पे ही कर लेते हैं। भाई जब वेंकी हमारे पहले पार्ट वाले वीडियो में चल रहा था, कितने तरह तरह के रास्तों से अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचा था, लेकिन उसमें एक छोटा रास्ता था, सबसे छोटा रास्ता, जिसे हमने डिस्प्लेसमेंट नाम दिया था, याद होगा आपको। तो वो जो डिस्प्लेसमेंट थी, डिस्प्लेसमेंट की एक स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, तो उस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग जो स्पीड होगी उसकी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी, और वो हो जाएगी हमारी वेलोसिटी। आया समझ आपको। वेलोसिटी इज नथिंग बट स्पीड विद डायरेक्शन। देखो लिख देते हैं वेलोसिटी, इट इज स्पीड
विथ डायरेक्शन। इसका बस एक डायरेक्शन है कि भाई ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक, और स्पीड क्या है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसका कोई डायरेक्शन नहीं है भाई, कोई पार्टिकल यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, यहाँ चल रहा है, मतलब भिन्न भिन्न रास्तों पे चल रहा है। स्पीड तो सब में है, लेकिन वेलोसिटी किस में है, जिस स्पीड का डायरेक्शन है उसमें। जो ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक रास्ते पे चल रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग चल रहा है, आया समझ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है ना, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है और वहाँ पे जो स्पीड है उसका भी एक डायरेक्शन है। अब कहोगे 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी इनको 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में और 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड, क्या फ़र्क है इसमें? फ़र्क है। और फ़र्क क्या है? फ़र्क बस इतना सा है, जो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड होगी ना, वो कहीं भी है। जैसे फिर एक एग्जांपल लेते हैं यार, एग्जांपल के बिना यहाँ काम नहीं चलेगा। जैसे A to B, हमारा A to B रहेगा, ये डिस्प्लेसमेंट है, इतना तो अब तक आपको समझ आ गया होगा, और ये हमारा डिस्टेंस है। तो अब क्या है कि भाई यहाँ पे जब वो इस रास्ते से जा रहा है जो कि डिस्टेंस है, उसमें इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड। अंतर क्या है? सब तो सेम ही दिख रहे हैं, लेकिन अंतर क्या है ना, अंतर है कि ये जो हमारी वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, ये जो हमारा स्पीड है ना वो डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। यस, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है। उससे क्या है कि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आ गया है। तो हम स्पीड वगैरह को तो ऐसे ही लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन इसे लिखेंगे 5 मीटर पर सेकेंड विद इट्स डायरेक्शन। जैसे लिख देते हैं 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट, मतलब जो भी इसकी डायरेक्शन हो, ठीक है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। चलो, ये एग्जाम्पल से आपको मैंने समझाया। तो और वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। बटा टाइम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड ही हो जाएगी ना। डिस्प्लेसमेंट भी तो मीटर में ही है तो ये डिस्प्लेसमेंट एक तरीके का डिस्टेंस ही, लेकिन शर्त यह ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, लेकिन है तो डिस्टेंस ही भाई। चलो, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज डायरेक्शन, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रास्ते के अलोंग की स्पीड है। आया समझ? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक भी है। और एक और बात, ये वेलोसिटी कैसे बदली जा सकती है? वेलोसिटी तो भाई यूनिक है, भले ही वो 5 मीटर पर सेकंड में है। 5, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकंड है और उसका एक डायरेक्शन है ना, बट उसका एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। जैसे अगर इस तरफ है, इस तरफ ही है भाई, वो वेलोसिटी है ना। अगर मैं कहूँ 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट एंड 5 मीटर पर सेकंड इन वेस्ट, तो क्या ये वेलोसिटी सेम होंगी? ये वेलोसिटी सेम नहीं होंगी, क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग है। एंड वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन भाई पूर्व पश्चिम, गलत हो गया ना, मैग्नीट्यूड सही है,
यहाँ से ना स्पीड का एक और चीज़ निकल के आता है, स्पीड इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। अगर हम सिर्फ देखेंगे है कितनी, वो डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, तो हमारी वो स्पीड निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर हमने डायरेक्शन भी कंसीडर कर लिया तो वो वेलोसिटी हो जाएगी। जैसे 5 मीटर पर सेकेंड अभी मैंने कहा ईस्ट में गया और 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट में गया, तो ये जो वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड से वेस्ट में गया, सॉरी, और 5 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में गया, तो ये वेलोसिटी अलग अलग है। क्यों? क्योंकि इनका डायरेक्शन अलग अलग है। डायरेक्शन इज चेंजिंग, इफ डायरेक्शन इज चेंज्ड द वेलोसिटी विल बी चेंज्ड। और अगर हमने मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। भाई 6 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट और 6 मीटर पर 7 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, क्या ये एक है? अब तो भाई चेंज ही हो गया ना। अब वो 7 मीटर पर सेकेंड हो गया, वो 6 मीटर रहा। अब डायरेक्शन सेम है। तो 1 मिनट पहले ना इसका जरा लिख ही लेते हैं। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी करेंगे। लेकिन पहले हम लिख देते हैं हाउ स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन है हाउ स्पीड एंड वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड, तो स्पीड क्या है? स्पीड है भाई रफ्तार विद नो डायरेक्शन। स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं है, वो स्केलर क्वांटिटी है, मैंने आपको बता दिया। अब जैसे स्पीड में एक एग्जांपल के लिए लिख लेता हूँ 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये चेंज कब होएगी? जब इसका वैल्यू या तो घट जाए, ये घट के हो जाए 2 मीटर पर सेकेंड, या फिर ये बढ़ के हो जाए क्या कितनी 7 मीटर पर सेकेंड, या तो ये इतनी हो जाए। या तो भाई स्पीड घट जाए या स्पीड बढ़ जाए, यही दो चीज़ हो सकती हैं। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो 5 आपको दिख रहा है इसे ही मैग्नीट्यूड कहते हैं। यही एक वैल्यू है। 5 वैल्यू नहीं है क्या? 5 वैल्यू है ना। तो स्पीड, ये जो मैग्नीट्यूड है, तो स्पीड कैसे चेंज हो सकता है? देखो ये डायरेक्शन के बिना है, तो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड चेंज कर दें, ये 5, 7 ये सब चेंज कर दें, तो स्पीड चेंज हो जाएगी। भाई पहले वो 5 मीटर 1 सेकंड में कर रहा था, अब वो 7 करने लगा, स्पीड बदल गई। अब ये ज़्यादा कम हो गया, कम फास्ट है, ये ज़्यादा फास्ट है, 7 वाला ज़्यादा फास्ट है, स्पीड बदल गई ना। जो ज़्यादा फास्ट है उसकी स्पीड भी ज़्यादा है, और जो कम फास्ट है उसकी स्पीड भी कम है। ये तो कॉमन सेंस की बात रही। तो ये कैसे चेंज हो सकती है? इफ मैग्नीट्यूड इज चेंज्ड, बस। इसके साथ हम छेड़छाड़ जब ही कर सकते हैं जब हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब हम इसको चेंज जब ही कर पाएंगे जब हमारा मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए स्पीड का। अब वेलोसिटी, बात करें वेलोसिटी की। वेलोसिटी का क्या है ना, वो डायरेक्शन के साथ है। बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, मतलब ये जो स्पीड है वो ईस्ट की तरफ है, डायरेक्शन के साथ आ गया। और अब मैंने एक स्पीड बोल दी 5 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट, ईस्ट, और एक मैंने बोल दी, नहीं ये तो एक ही हो गया ना, 2 मिनट कुछ गड़बड़ हुई है। हाँ, 6 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, और एक मैंने बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट। मैंने ना यहाँ पे वेलोसिटीज़ को चेंज भी कर दिया है। कैसे किया है उस चीज़ को आप समझिए। 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड पहले वो ईस्ट में चल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ, वो 6 मीटर पर सेकेंड से ईस्ट में चलने लगा। मतलब ईस्ट में उसकी रफ्तार ज़्यादा हो गई, और अब वो 5 मीटर, और तीसरे कंडीशन में क्या हुआ, 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, वो उल्टा चलने लगा 5 मीटर से। तो यहाँ इस वाले में मैंने क्या किया है, मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया, मैग्नीट्यूड चेंज्ड। इस वाले में क्या किया है, मैग्नीट्यूड तो सेम रखा लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दी, डायरेक्शन चेंज्ड।
और एक में मैं क्या कर, तो अब आपको पता चल गया होगा कि वेलोसिटी कैसे कैसे चेंज हो सकती है। अब इसमें तो आपको कोई डाउट नहीं होगा कि भाई 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट और 5 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट ये एक क्यों नहीं है। ये इसलिए एक नहीं है क्योंकि वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन के साथ डिफाइंड है और डायरेक्शन हमारी इन दोनों में अलग है, तो इसीलिए ये चेंज हो गया। तो मैं इतनी देर से जो डायरेक्शन कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको ये समझाना है कि ये कैसे चेंज हुई। तो भाई वेलोसिटी चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो कर दो। अब ये दोनों अलग है, 5 मीटर इन वेस्ट वाला अलग है, ये 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट वाला अलग है। डायरेक्शन चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई, बस क्लियर। मैग्नीट्यूड चेंज हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट 6 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट, या मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो भी हो गया। अब एक क्या रास्ता है, मैं दोनों ही चेंज कर दूं तो 10 मीटर पर सेकेंड इन वेस्ट। अब यहां क्या किया मैंने, ईस्ट से वेस्ट भी कर दिया और 5 मीटर से 10 मीटर भी कर दिया। इसका मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने मैग्नीट्यूड भी चेंज कर दिया और डायरेक्शन भी बदल दी। यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले में, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ चेंज्ड, बोथ चेंज्ड। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम 3 तरीके से बदल सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड बदल दो, उसका डायरेक्शन बदल दो, और उसका, या फिर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल दो। और स्पीड सिर्फ एक ही तरीके से चेंज की जा सकती है, उसका मैग्नीट्यूड बदल के। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, ये आपको आगे भी मदद करेगा जब भी मैंने आपको इसे थोड़ा अच्छे से बताया है। अब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ये हमारा आज का आखिरी टॉपिक भी है, फिर बता देता हूँ। कलर बदल लेते हैं। देखो पहले तो समझो चेंज इन वेलोसिटी, वो मैंने आपको समझा दिया है पहले ही। मतलब वेलोसिटी में चेंज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अब है रेट, टाइम के रिस्पेक्ट में अब हम देखेंगे। जहां भी रेट आ जाए ना और उसमें नहीं दिया हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसने नहीं दिया किसके साथ, जब भी हम रेट देखते हैं ना उसका मतलब होता है चेंज बटा चेंज। सॉरी, रेट का मतलब होता है चेंज बटा चेंज। तो यहां पे एक चेंज तो दे दिया भाई, वेलोसिटी का चेंज देखना है किसके रिस्पेक्ट में, जब हमें नहीं दिया होता किसी के भी रिस्पेक्ट में तो हम उसे ना टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब है कि किस रेट से हमारी वेलोसिटी चेंज कर रही है टाइम के साथ। जैसे एक ऑब्जेक्ट यहां मूव कर रहा था 5 मीटर पर सेकेंड के साथ, ये वेलोसिटी है ना, मैं डायरेक्शन के लिए मैंने ये तीर सा लगा दिया है, और अब ये मूव कर रहा है अब 8 मीटर पर सेकेंड के साथ, फिर इसने मूव किया 11 मीटर पर सेकेंड के साथ। मतलब आप देख रहे हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ती जा रही है, वो लगातार बढ़ रही है। पहले 5 थी, फिर 8 हुई, अब 11 हो गई। तो अब हम देखना चाहते हैं ये किस रेट से बढ़ी। मतलब क्या है इसका, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखेंगे। मतलब हम देखना चाहेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, ये हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाता है, जिसे हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी के तौर पे पढ़ते हैं जिसका नाम है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है, किस रेट से हमारी वेलोसिटी बदल रही है, या फिर एक यूनिट टाइम में रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन अब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, 1 सेकेंड में। अब इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी एक नया फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन कर दिया, ये देखने के लिए कि 1 सेकेंड में हमारी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है। हमने एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन वही नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। ये हमारा एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन फिर से एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, और ये हमें बता रहा है
जो मैंने आपको पहले बताया। आप रिमाइंड ऐसे ऐसे पता है मैंने अभी क्यों बोला, इसलिए बोला अब आप थोड़ा सोचोगे, आप थोड़ा अपना जोर डालोगे दिमाग पे, जो मैंने पहले बताया आपकी थोड़ी मेमोरी स्ट्रांग होगी इस चीज़ से। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे हुई भाई, ऊपर मीटर पर सेकेंड था, नीचे टाइम का यूनिट सेकेंड था। अब आप जब इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये यही आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब कितना मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में, ठीक है। इसीलिए ये इसकी ये भी डेफिनेशन है और बेसिकली एक्सेलरेशन हमें यही बताता है। भाई डेल्टा टी क्या है, भाई वेलोसिटी चेंज हुई। अब ये डेल्टा टी है चेंज इन टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हमने निकाल लिया है, तो इसे हम v बाई टी भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई सच कोई बात है नहीं। अब इसके लिए क्या है कि चेंज इन वेलोसिटी, पहले कुछ वेलोसिटी थी 5, अब हो गई 10, 5 से 10 में हमें कुछ टाइम भी लगेगा, और वो टाइम कितना लगा, वो टाइम लगा सपोज t। पहले कितना टाइम था, मतलब इनके बीच में टाइम लगा t। मैंने डायरेक्टली आपको ये चेंज इन टाइम बता दिया है ना, ये बात है। तो चेंज इन टाइम हमारा यही होता है। अब आपको समझ आ गया होगा, ये आपको ना क्वेश्चन से थोड़ा और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसका एप्लीकेशन फॉर्मूले का आपको न्यूमेरिकल से ही अच्छे से समझ आएगा। करा देंगे आपको न्यूमेरिकल इसका, लेकिन अगली क्लास में। तो अब एक चीज़ आती है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सो स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको एक्सेलरेशन समझ आ गया है। एक वेक्टर क्वांटिटी है ये, और ये हमें बता रहा है कैसे वेलोसिटी हमारा चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक चीज़ है एवरेज वेलोसिटी, जिसका आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है u + v डिवाइडेड बाय 2। अब एक चीज़ आती है हमारी एवरेज स्पीड। क्या आती है, एवरेज स्पीड। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना, ये एवरेज स्पीड का ही फॉर्मूला है। जी हाँ, क्या कैसे, देखो जैसे आप ट्रैवल कर रहे हो, आप आगरा से गुड़गांव आ रहे हो, ठीक है। तो आगरा से गुड़गांव जो भी डिस्टेंस है, मैं लगा लेता हूँ, मेरे को एग्जैक्ट तो नहीं पता कितना डिस्टेंस है, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। आगरा से ज़्यादा ही होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है और आपको 2 घंटे लग गए हैं यहाँ आने में, आगरा से गुड़गांव तक। तो ऐसा तो है नहीं आप एक ही स्पीड से चल रहे होगे। भाई आपकी स्पीड अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो हमेशा 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही रही थ्रू आउट द डिस्टेंस, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। आपकी स्पीड बदल रही होगी बार बार, है ना, कि कभी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कभी 40 हो गई, कभी 100 भी हो गई। लेकिन हम पता है क्या करते हैं, ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन हम क्या करते हैं, हमने एक एवरेज निकालते हैं कि भाई क्या स्पीड है थ्रू आउट दी जर्नी, बस सिंपल। हमें इससे कोई मतलब नहीं है तुमने कितना स्पीड करा बार बार, कितना स्पीड रहा तुम्हारा बार बार, हम बस एक एवरेज निकाल लेंगे थ्रू आउट दी जर्नी, इतना है तुम्हारा स्पीड रहा। उसके लिए क्या करते हैं हम, एवरेज के लिए तो ये जो यही फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है, एक मिनट, यही फॉर्मूला हमारा इस्तेमाल होता है, कोई और फॉर्मूला नहीं है, यही फॉर्मूला है। बस किताबों में लिख देते हैं इसे टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ठीक है, मैंने बस डिस्टेंस बाय टाइम लिखा है। तो डिस्टेंस बाय टाइम कैसे, भाई 2 घंटे लगे, 100 किलोमीटर कवर किया, ऐसा यूनिट में ले लो, इन्हें डिवाइड कर दो, आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा इसी स्पीड से चल रहे हो। मैंने जैसे आपको पहले बताया वो स्पीड आपकी बदल रही होगी, लेकिन हमने एक औसत ले लिया, आप इसी से चल रहे हो, बस हमने ये ले लिया, ये आपकी एवरेज स्पीड है। तो आज के साथ नहीं, इसी के साथ हम आज का वीडियो करते हैं समाप्त। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।